Today we are going to discuss comedy of manner. First of all, we'll discuss what is comedy of manners. So, first of all, it is being developed in Restoration age. So, basically, comedy through dialogue, and comedy is of two types. ठीक है, नंबर वन थ्रू ड्रेसिंग एंड नंबर सेकंड थ्रू ड्रेसिंग. ठीक है, नंबर वन थ्रू ड्रेसिंग एंड नंबर सेकंड थ्रू करेक्टर्स. ठीक है, पहले हम बात करते हैं इस कॉमेडी की जो कॉमेडी थ्रू ड्रेसिंग की जाती है. ठीक है, आजकल आपने देखा होगा टिकटॉक पर मुख्तलिफ़ किस्म के अजूबे नज़र आते हैं. ठीक है, या वो अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लेते हैं या वो अपना कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई मेकअप टाइप आर्टिफिशियल कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग क्या हों, महसूस हों. ठीक है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि लड़के जो हैं वो लड़कियों वाली ड्रेसिंग करके वीडियोस बना रहे होते हैं. बाज़ औक़ात लड़कियां जो हैं वो लड़कों वाली ड्रेसिंग करके क्या कर रही होती हैं, वीडियोस बना रही हैं. दैट इज़ द कॉमेडी थ्रू योर ड्रेसिंग. That is the comedy through your dressing. But we are going to discuss comedy of manners, and comedy of manner is comedy through characters. Comedy through characters is called comedy of manners. सो इसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स के साथ साथ हम इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन कॉमेडी. और इसी के साथ साथ हम इसको एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी. सो इसका जो अगर हम देखें 1660 से लेके 1699 तक का जो इरा है, 89 तक का, वो रेस्टोरेशन एज में काउंट होता है. ठीक है, और इसी के साथ साथ जो रेस्टोरेशन एज का लिटरेचर है और रेस्टोरेशन एज के अंदर जितना भी कॉमेडी के ऊपर काम किया गया है उसको क्या कहते हैं? वल्गर लिटरेचर कहते हैं. क्या कहते हैं? वल्गर लिटरेचर. एंड दैट लिटरेचर इज बीइंग हैपेंड ओनली ऑन इन लंदन. कहाँ पाया जाता था? लंदन के अंदर ये वल्गर लिटरेचर पाया जाता था जो थ्रू करेक्टर्स. बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि करेक्टर्स के थ्रू अपने देखने वाले व्यूवर्स को मुख्तलिफ़ किस्म की अजीब अजीब चीज़ें करके अम्यूज़ करना, मुख्तलिफ़ चीज़ें करके उनको इंटरटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड कॉमेडी ऑफ manners. That is called comedy of manners. The number one comedy is comedy of dressing, and number second is comedy of character, and comedy of character is called comedy of manners. That is very easy one. और इसी के साथ साथ जो है that comedy is being done through dialogue. That is being done through dialogue. मुख्तलिफ़ किस्म के करेक्टर्स होते हैं, उनको थ्रू डायलॉग्स जो हैं इस कॉमेडी को वो रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हम इसकी कोई बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ दिखाई जाती थी थोड़ा सा. अभी हमने मॉडर्न एज की जब पिछले लेक्चर में बात की थी तो मॉडर्न वाले सेक्स की बात भी करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो टोटली विक्टोरियन के अगेंस्ट जाते थे. सो कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर बेसिकली ये बताया जाता था कि शादी नाम का कोई कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट नहीं है, आपको शादी नहीं करनी चाहिए. यू जस्ट हैव टू एंजॉय विद सम सॉर्ट ऑफ गर्लफ्रेंड्स, विद सम सॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स. दैट इन दैट इरा वो कहते थे दैट इज़ वेरी अजीब वन कि आप एक ही बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दें. वो कहते थे कि शादी वाला जो कंसेप्ट है वो इंतहाई क्या है, बुरा है, वो कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है. और ये वो सारी बातें थ्रू करेक्टर्स, थ्रू डायलॉग क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे. और इसी के साथ साथ जो हमारे चार्ल्स लैम्ब हैं उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये जो लिटरेचर है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल लिटरेचर. क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल लिटरेचर. ये किसने कहा है? चार्ल्स लैम्ब ने इनके बारे में कहा है. सो हम अब देखते हैं कि इसको लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये क्यों लिखा गया. ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर और ये सारा रेस्टोरेशन एज के अंदर ये सारा लिटरेचर क्यों लिखा गया, ये आज हम बात करेंगे. तो आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक प्यूरिटन एज पढ़ी होगी. ठीक है, प्यूरिटन एज के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो प्यूरिटन थे उनके इरा में 11 साल तक जो हैं वो थिएटर्स क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे. और फिर बाद में उनकी एक अलहदा डेट है जब वो बंद हुए और फिर उनकी ओपनिंग हुई. दैट इज़ अ बेसिकली स्पेसिफिक लेक्चर इज़ देयर. सो
तो अब हम अगर प्यूरिटन के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो हम पहले उसके ऊपर बात करते हैं। प्यूरिटन जो थे उनके जो थॉट्स थे वो और थे, वो क्रिश्चियनिटी, वो रिलीजन और इन चीज़ों को बड़ा मानते थे, ठीक है। और वो ये कहते थे कि जो इंसान का वजूद है इस दुनिया पर, वो इंसान जो है वो बेसिकली सज़ा काटने आया हुआ है, ठीक है। वो कहते थे हमारे जो इंसेस्टर्स थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे आबाओ अजदाद कौन थे? वो कहते थे एडम एंड ईव। उन्होंने एक गलती की, उनकी गलती के सिलसिले में ही हमें इस दुनिया पे भेजा गया, और हम ये जो सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये सारी की सारी उस गलती की पादाश में गुजार रहे हैं। और हमें जो है वो बहुत क्लोज़ होके रहना चाहिए, हमारे यहाँ थिएटर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी चीज़ों से जो है क्या करते थे, परहेज़ करते थे, ये पहले हम बात करते हैं। वो कहते थे कि किसी किस्म की जो है वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का थिएटर्स नहीं होने चाहिए, मूवीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई वल्गर लिटरेचर नहीं होना चाहिए। इवन कि वो इतने शिद्दत पसंद थे, वो कहते थे कि स्पाइसी खाने भी नहीं खाने चाहिए, ठीक है। बिकॉज वी आर हेयर, हम जहाँ पे इस दुनिया में सज़ा काटने आए हुए हैं, तो सज़ा जो बंदा काट रहा है उसका स्पाइसी खानों से क्या ताल्लुक? वो कहते थे कि कोई मूवी, कोई लिटरेचर, किसी भी तरह की, बहुत इन अदर टर्म्स यू कैन से शिद्दत पसंद, ठीक है। ऑन सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, बहुत ज़्यादा रिजिड थे। वो कहते थे कि बस किसी किस्म का कोई थिएटर नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई मूवी नहीं होनी चाहिए, कोई लिटरेचर नहीं होना चाहिए, और किसी किस्म की कोई भी जो है एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली वो मर्द और औरत के ताल्लुक़ को जो है वो बड़ा स्पेसिफिकली इन द टर्म्स ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वो बड़ा उसको नापसंद करते थे। और यही वजह थी कि इसी एज के अंदर 11 साल तक जो थे वो थिएटर्स क्या हो गए? क्लोज हो गए थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो था इस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये वल्गैरिटी आई कैसे, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इनरिच कैसे हुई, ये अगर हम बात करें तो दैट इज़ जस्ट बीइंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर बिकॉज वो ऑलरेडी क्या था? बहुत ज़्यादा वल्गर था, ठीक है। वो वल्गैरिटी की बात करता था बहुत ज़्यादा। क्यों? अब आप ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो वो किसी न किसी नतीजे की शक्ल में ही आती हैं, ठीक है। वहाँ के जो राइटर्स थे उनका अपना मिजाज था। वो कहते थे अगर आपके दौर, आज के दौर में अगर कोविड के ऊपर कोई बुक लिखेगा ना, या कोविड के ऊपर कोई आर्टिकल लिखेगा, या कोई भी किसी किस्म की कोई छोटी भी किताब लिखेगा, तो वो जस्ट ड्यू टू सराउंडिंग्स लिखेगा, बिकॉज कोविड इज़ अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम नाउअडेज ना। तो आपके यहाँ जितने भी इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटर्स थे, जितने भी एजेस में जितने भी राइटर्स आए, उन्होंने उस कंडीशन को समझ के, उनको देख के, उन हालात के मुताबिक वो क्या करते थे? चीज़ों को लिखते थे। अब फ्रेंच लिटरेचर के अंदर वल्गैरिटी क्यों थी? ड्यू टू देयर सराउंडिंग्स। अब आप देखें बेहयाई और ऐसी चीज़ें, या आप कह सकते हैं ओपन माइंड हो जाना, बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाना, ये क्यों होता है? बिकॉज जस्ट ड्यू टू सराउंडिंग्स, ठीक है। और ऑलरेडी जो था फ्रेंच लिटरेचर वो क्या था? बहुत ज़्यादा वल्गर था। वो वल्गैरिटी की बात करता था, सेक्स की बात करता था, ओपन रिलेशनशिप की बात करता था। अब फ्रेंच लिटरेचर का जब इंग्लैंड में आना हुआ, लंदन में आना हुआ, उसकी वजह से ये जो राइटर्स थे उन्होंने भी क्या लिखना शुरू कर दिया? इंग्लिश के राइटर्स ने भी वल्गर लिखना शुरू कर दिया। और इसी की वजह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थे वो भी इन सारे हालात की वजह से वो भी पैदा होना शुरू हो गए। तो अब इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है थीम्स, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये कौन से थीम है और क्यों इनको लिखा गया और क्या वजह पेश आई जिसकी वजह से ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नंबर 1, लव ट्रायंगल, दैट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक थीम ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, ट्रायंगल को आप समझते हैं। तो लव ट्रायंगल के अंदर बेसिकली जो है 3 बंदों का जो प्यार है वो ये समझते थे कि ये होना चाहिए, ठीक है। और वो इस तरह का प्यार जो है वो पाया जाता था, ठीक है। और वो बेसिकली होता क्या था? इन सम स्पेसिफिक टर्म्स, एक बंदा अगर मोहब्बत कर रहा है तो दूसरा जस्ट उसके साथ अगर किसी एक फीमेल के साथ प्यार कर रहा है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेक्स, एंड ऑन द अदर हैंड द थर्ड वन इज जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ
love. That is the love triangle. And the number second is एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा शादियों का होना. और ये जो है बेसिकली जो था बहुत ज़्यादा शादियों का जो रवाज था वो क्यों पाया गया, इसकी भी एक रीज़न है, इसके पीछे भी एक अथेंटिक जो है लॉजिक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो थे दैट वाज द सेकंड थीम. वहाँ पे उस दौर में पाए जाने वाले जितने भी मर्द और ख़वातीन थी उनका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नाजायज़ ताल्लुकात में आ जाना और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो के सेक्स की बात करना, रोमांस की बात करना. और राइटर्स का जो इन्फ्लुएंस था बेसिकली वो ड्यू टू सोसाइटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वो बिल्टअप हुआ और जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई. और इसके साथ जो है नंबर सेकंड इज सिड्यूशन. ठीक है, अब ये जो था इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि सिड्यूस कर देना. ठीक है, आई थिंक सो आप सारे इस चीज़ को समझ रहे हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सिड्यूस इन द टर्म्स ऑफ मैन एंड वुमेन जो चीज़ें थी उनकी वजह से भी ये बेसिक थीम था इसके अंदर. एंड नंबर 4 इज़ बेड ट्रिक्स. बेसिकली ये जो हैं वो इस नावल के अंदर इनके अंदर बताई जाती थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंदर. बेड ट्रिक्स आई थिंक सो आप इसको समझ रहे होंगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट हाउ यू हैव टू डू द सेक्स एंड हाउ यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ रोमांटिक थिंग्स इन द बेड. एंड बेसिकली वो टर्म्स ट्रिक्स सिखाते थे उसके अंदर कि किस तरह यू हैव टू जस्ट इन्वॉल्व विद द फीमेल एंड वुमेन. और इसी के साथ साथ इस एज के अंदर जो था बेसिक वजह क्या बनी. अब आपके यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून बनता है या कोई इम्प्लीमेंट होती है एक्सट्रीम लेवल की, तो उसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर की भी कोई ना कोई सपोर्ट होगी. ऑब्वियसली आपके पार्लियामेंटेरियंस की मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चलती हैं. बट यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें हुई क्यों. अब आप देखें इतने ये जो 4 थीम मैंने बताया मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गए होंगे, इंतहाई वल्गैरिटी के ऊपर जो थे वो मबनी थे. और आखिर कोई ना कोई तो ऐसा पीछे सपोर्ट थी ना कि जिसकी वजह से राइटर खुलेआम ऐसी चीज़ें लिख रहे थे. आपके यहाँ आज कोई ऐसी किताब लिखे पता ही नहीं चलेगा, रातों रात क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा. बात की समझ आ रही है ना. सो उस दौर में ये चीज़ें हो क्यों रही थी वो मैंने पहले आपको बताया कि रीज़न बताऊंगा. तो ये रीज़न ऑफ वल्गैरिटी जो थी उस दौर में जो था चार्ल्स सेकंड, ये आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा. चार्ल्स सेकंड जो था वो किंग था इस एज के अंदर. ठीक है, और वो बजाते खुद इन चीज़ों को क्या करता था, पसंद करता था. और उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि उसकी नाजायज़ जो औलादें थी उनकी तादाद क्या थी, 12 थी जो सामने आती हैं. ठीक है, इसके अलावा भी हो सकती हैं काफ़ी सारी हों जो राइटिंग्स में नहीं मिलती. सो दैट वाज द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से क्या हुआ, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं उनको सपोर्ट भी मिली. राइटर्स ने ईजीली लिखा भी सही और उन्होंने लिखने के साथ साथ इसको जो है बढ़ावा भी मिला कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ना. सो दैट वाज द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैपन हुई. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मेजर कॉमेडी ऑफ रेस्टोरेशन एज जो लिखी गई वो कौन कौन सी हैं. वो सबसे पहले है शी वुड इफ़ शी कुड दैट वाज बीइंग रिटन इन द रेस्टोरेशन एज. और इसके बारे में बताया जाता है कि ये ऐसी कॉमेडी थी जिसको देखने के लिए थिएटर्स में जगह कम पड़ गई थी. लोग बाहर खड़े रहे और फिर अपने घरों को वापस चले गए. ये इतनी जो है वल्गैरिटी के ऊपर मबनी थी और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोगों को थिएटर्स में बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी. नंबर सेकंड इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड. नंबर थर्ड इज़ द सिमेट्री वाइफ. The number 4 is country wife and the number 5 is provoked wife. So that was the thing. और इन्हीं
राइटिंग्स की वजह से और इन्हीं चीज़ों की वजह से, और इनके साथ साथ राइटर्स भी हैं, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। सो ये जो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो रेस्टोरेशन एज के अंदर जो थे वो बड़े ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस भी मिली। और अब मैंने ये बेसिकली जो आपको 5 बताए हैं ये जो नाम, अगर आप इनके टाइटल्स पे ही गौर करें तो टाइटल ही बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के हैं, वल्गैरिटी के ऊपर मबनी है। अगर जो पहला मैंने बताया शी वुड इफ़ शी कुड, सो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये उस एज का सबसे बड़ा पॉपुलर वर्क था। और इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि इसको देखने के लिए इतनी तादाद में लोग आए कि थिएटर्स के अंदर जगह भी जो थी वो कम पड़ गई। सो दैट इज़ द थिंग।